इसको आप इंग्लिश में कंटेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका इस तरीके से। हम हमारी जो एलसी है, जो शुरुआत होती है वो यहाँ से शुरू होती है। तो यहाँ सबसे पहले आप दिनांक लिखेंगे, जिस दिनांक को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे उस दिन का आप दिनांक लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए, जैसे मैं अभी 27 तारीख को रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, तो ये मैं यहाँ पे 27 तारीख का दिनांक डाल दूंगा। आप जब अपनी कॉपी में लिखेंगे तो उस दिन का जो दिनांक होगा वो डाल देंगे, ठीक है। यहाँ पर फिल कर देंगे। देखिए इसमें पहला जो गद्यांश है वो है कि अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अपठित गद्यांश, पद्यांश, संज्ञा, सर्वनाम, पत्र एवं अनुच्छेद, इतनी चीज़ें आपको पहले में करनी है अभ्यास प्रपत्र 1 के अंतर्गत, ठीक है। गद्यांश इस प्रकार है कि बंगला के प्रसिद्ध साहित्यकार रविंद्रनाथ टैगोर को कौन नहीं जानता। उन्हें बचपन से ही कविताएं पढ़ने व लिखने का चाव था। एक दिन उन्होंने अपने बड़े भाई से पूछा, भैया कविता क्या होती है। भाई ने कहा, कविता रस से भरी होती है और इसका रस लोगों को आनंद से भर देता है। बालक रविंद्र ने सोचा, कविता लिखने के लिए फूलों के रस से बढ़कर और कौन सा रस हो सकता है। अगले दिन उन्होंने ढेर सारे फूल तोड़े और लगे उन्हें पीसने, पर रस तो निकला ही नहीं। बालक रविंद्र रुआंसे से हो गए। शाम को भाई ने उनसे पूछा, कविता लिखी क्या। तभी उनकी दृष्टि फूलों पर पड़ी तो उन्होंने पूछा, ये क्या कर रहे थे। रविंद्र बोले, फूलों का रस निकाल रहा था ताकि कविता लिख सकूं। यह सुनकर भाई रविंद्रनाथ के भोलेपन पर खिलखिलाकर हंस पड़े। तब उन्होंने रविंद्र को कविता लिखना सिखाया। ये आपका आफ्टर गद्यांश था। इसमें देखिए पहला प्रश्न है कि रविंद्रनाथ टैगोर कौन थे। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर बंगला के एक प्रसिद्ध साहित्यकार थे, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, बचपन से रविंद्रनाथ को किसका चाव था। तो आप लिखेंगे, बचपन से रविंद्रनाथ को कविताएं पढ़ने व लिखने का चाव था। ये दूसरे का आंसर है। तीसरा, फूलों के रस से बालक रविंद्रनाथ क्या करना चाहता था। अब इसका उत्तर आप लिखेंगे, फूलों के रस से बालक रविंद्रनाथ कविता लिखना चाहता था। अगला प्रश्न है, देखिए रविंद्र का सही संधि विच्छेद। तो रविंद्र का सही संधि विच्छेद होगा रवि प्लस इंद्र। ये पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। रस शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो रस में भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। उसके बाद देखिए, रुआंसे का अर्थ है रोने जैसा, रोने जैसा। गद्यांश के लिए उचित शीर्षक, तो गद्यांश के लिए उचित शीर्षक लिखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। अब देखिए पद्यांश है। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का सही उत्तर लिखिए। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ। बड़ी बावली हूँ बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फिक्र है बड़ी ही निडर हूँ। जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अज़म हूँ। जहाँ से चली मैं जहाँ को गई मैं, शहर गांव बस्ती नदी रेत निर्जर हरे खेत पोखर। चली झूमती चली मैं झुमाती चली मैं, ठीक है। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, ये आपकी कविता है और इस कविता पर आधारित कुछ प्रश्न हैं। इनके उत्तर हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए पद्यांश में कैसी हवा का वर्णन किया गया है। तो आप लिखेंगे बसंती हवा का वर्णन किया गया है, ठीक है। कैसी हवा का वर्णन किया गया है। तो आप लिखेंगे बसंती हवा का वर्णन किया गया। हवा कैसी है। तो बावली और मस्त मौला है, ठीक है। हवा कहाँ कहाँ घूमती है। तो इसका आंसर आपको यहाँ है कि हवा शहर गांव बस्ती नदी रेत निर्जर हरे खेत पोखर आदि जगहों पर घूमती है। इसका आंसर हो गया। उसके बाद देखिए अगला है कि हवा ने अपनी कौन सी विशेषताएं बताई हैं। तो हवा ने अपनी विशेषता बताई है कि हवा, पहली उसकी विशेषता है कि हवा बावली और मस्त मौला है, ठीक है। और वह बहुत ही निडर है। दूसरी विशेषता यह है कि वह निडर है और जिधर चाहती है उधर घूमती है। यह हवा की विशेषता है, ठीक है। तो आप ऐसे लिखेंगे इसका उत्तर कि हवा की निम्न दो विशेषताएं हैं। पहली विशेषता, हवा बड़ी ही बावली और मस्त मौला है। दूसरी विशेषता, वह बड़ी ही निडर तथा जिधर चाहती है उधर घूमती है। ये इसकी दो विशेषताएं हैं, ठीक है, हवा की।
ठीक है। उसके बाद देखिए अगला है हवा शब्द के दो पर्यायवाची लिखिए। तो हवा शब्द के दो पर्यायवाची आप लिख देंगे पवन, वायु, ठीक है। शहर का विलोम गांव हो जाएगा। अब ये पेज आपका कंप्लीट हुआ। दूसरा पेज, हर पेज में जो दिनांक दिया हुआ आप दिनांक जरूर लिखेंगे, ठीक है। संज्ञा देखिए, संज्ञा का संप्रत्यय चित्र यहाँ पर है। सबसे पहले तो संज्ञा क्या होती है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा कितने प्रकार की होती है? संज्ञा 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद होते हैं। पहला होता है द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक, दूसरा होता है समूहवाचक, ठीक है। अगर इन दोनों को ले लेंगे तो संज्ञा के 5 भेद हो जाएंगे, लेकिन आपको यहाँ पर मूल रूप से संज्ञा के 3 ही भेद पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये आपका संप्रत्यय चित्र है, इसको हम अवधारणा चित्र भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हंसना जरूरी है, हा हा हा। पहला मित्र आशा बड़ी अच्छी चीज है, दूसरा मित्र मगर मुझे तो उससे डर लगता है। पहला मित्र क्यों? दूसरा मित्र वह पापा से मेरी शिकायत जो कर देती है। अब इस संवाद है 2 मित्रों का। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न आपका शुरू होता है, बताइए पहला मित्र किस आशा की बात कर रहा है, यह कौन सी संज्ञा है? तो यहाँ पर लिखेंगे पहला मित्र आशा एक उम्मीद की बात कर रहा है जो एक भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। दूसरा मित्र किस आशा की बात कर रहा है? तो दूसरा मित्र आशा एक लड़की की बात कर रहा है जो एक लड़की का नाम है आशा, और यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला है दिए गए शब्दों में भाववाचक संज्ञा बनाइए। महान की भाववाचक संज्ञा महानता, उदार की भाववाचक संज्ञा उदारता, लिखना से जो भाववाचक संज्ञा बनेगी लिखावट, गहरा से गहराई, जीतना की भाववाचक संज्ञा जीत हो जाएगी, और चुनना का चुनाव हो जाएगा, ठीक है। ये भाववाचक संज्ञा इसकी बनेगी, ठीक है। उसके बाद अगला देखिए आपके विद्यालय में स्टूडेंट काउंसलिंग के अध्यक्ष पद के लिए आपके संबंध में निम्नलिखित जानकारी आवश्यकता है, निम्नलिखित जानकारी की आवश्यकता है, केवल संज्ञा शब्दों से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब यहाँ पर देखिए नाम, तो यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, अपने पिता का नाम, अपने कक्षाध्यापक का नाम, क्लास टीचर, अपनी जन्म तिथि, अपने माता का नाम, अपने शहर का नाम, अपना प्रिय खेल, ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर अगला है कि प्रस्तुत वर्ग से संज्ञा शब्द चुनकर आपको लिखना है। यहाँ पर एक वर्ग पहले दी हुई है, इसमें सबको चुनने हैं और लिखने हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत यहाँ पर देखिए 4 हैं। पहला है लखन, दूसरा है शीला, तीसरा है भारत, और चौथा जो है वो है राधा। ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में देखिए शेर है, नदी है, ठीक है, मानव है और लेखक है। ये जातिवाचक संज्ञा हो गई। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत मानवता, गर्मी और मन, ये 3 ही हैं इसमें, ठीक है। तो ये आपका हो गया। उसके बाद देखिए अगले पेज पर हम लोग चलते हैं। सर्वनाम, यहाँ पर भी आप अपना दिनांक लिखेंगे, ठीक है। सर्वनाम में देखिए इसका भी सर्वनाम का एक अवधारणा चित्र यहाँ पर आपको दिया है जिसको संप्रत्यय चित्र भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हमें जानते हैं कि सर्वनाम किसे कहते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर बताया हुआ है कि 1 मिनट, ये पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के भी यहाँ पर 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक, ठीक है। उसके बाद देखिए ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं पुस्तक अभ्यास। सर्वनाम शब्दों की गलतियाँ सुधार कर वाक्य पुनः लिखिए। पहला है देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि पहला जो आपका वाक्य है वो है कि तुम्हारे को यह कार्य अभी करना होगा। अब यहाँ पर देखिए तुम्हारे को जो लिखा है यहाँ पे आप लिखेंगे तुम्हारे को, ये गलत है, इसको सही लिखेंगे। इसकी जगह पे सही सर्वनाम होगा तुमको यह कार्य अभी करना होगा। दूसरा है यह के लिए दवा ला दो। अब यह के लिए दवा ला दो, यह जो है देखिए गलत है, यह नहीं होता है, इसके लिए दवा ला दो, ठीक है, इसके लिए दवा ला दो, ठीक है, ठीक है। अगला है देखिए कोई को बुला लाओ। अब यहाँ पर कोई को बुला लाओ ये गलत है,
यहाँ पे सही सर्वनाम का जवाब प्रयोग करेंगे तो किसी को बुला लाओ। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 2 है कि नीचे लिखे वाक्यों में से सर्वनाम शब्द छांटकर उनके भेद बताइए। अब सर्वनाम शब्द आपको छांटना है और उनके भेद आपको यहाँ पर बताने हैं। पहला है जानते हो मेरा मतलब क्या है। अब इसमें सर्वनाम क्या है, इसमें सर्वनाम मेरा है। मेरा ये कौन सा सर्वनाम है, तो मेरा जो है यह आपका है पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। यहाँ आप लिखेंगे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, मेरा जो है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। दूसरा है वाक्य देखिए, नारायण चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी। अब इसमें सर्वनाम क्या है, आपको। इसमें सर्वनाम आपको है। आपको कौन सा सर्वनाम है, तो आपको जो सर्वनाम है यहाँ पर वो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो यहाँ आप लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे आप, यहाँ पर लिखना है, यहाँ लिखना है आपको अंडरलाइन करके यहाँ लिखना है और यहाँ लिखेंगे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, उसके बाद देखिए मैंने यह उत्तर अपने आप लिखा। अपने आप देखिए यहाँ पे अपने आप ये सर्वनाम है। ठीक है, मैंने भी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप चूंकि दोनों का चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने अगर आप लिखेंगे तो मैंने जो है वो है आपका उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम और आपने अपने आप, तो यहाँ पर आपको मैंने छोड़ देना है, मैंने नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा क्योंकि आप ऑलरेडी उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम एक लिख दिए हैं। यहाँ आप अपने आप को अंडरलाइन करेंगे और अपने आप में लिखेंगे निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, और अगर मैंने में भी आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं, वहाँ पर मैंने में जो आपका है वो है आपका उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम और इसमें अपने आप लिखा ये निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, उसके बाद देखिए रिक्त स्थान पे आते हैं। प्रश्न संख्या 3, नीचे दिए गए सर्वनामों से खाली स्थान भरें। अब यहाँ पर है फूल तोड़ेगा दंड दिया जाएगा ना। अब यहाँ पर लिखेंगे जो फूल तोड़ेगा उसे दंड दिया जाएगा। पहले में आप जो भरेंगे और दूसरे में उसे भरेंगे। ख वाला है पूछ कर बताओ, किसी से पूछ कर बताओ, किसी से पूछ कर बताओ, यहाँ लिखेंगे। उसके बाद ग है क्या यह पुस्तक है, क्या यह पुस्तक तुम्हारी है, यहाँ पे तुम्हारी लिखेंगे। ठीक है, क्या यह पुस्तक तुम्हारी है। घ है मैंने उसका, यहाँ लिख उसका, मैंने उसका चित्र बनाया। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें आप भरेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, आप सुन करके लिखें क्योंकि देखिए लिखने में थोड़ी सी दिक्कत इसलिए हो रही है कि ये जो ब्रश है ना, इस ब्रश का यहाँ पे जगह थोड़ी कम है और चूँकि उंगली से लिखना है तो थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रही है ना, जगह कम होने की वजह से। तो मैं बोल दे रहा हूँ, आप सुन करके उसको अपनी